brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। ये कहानी है साल 2014 की और तारीख है 29 अप्रैल यानी 29 ऑफ अप्रैल 2024। जगह है बेंगलुरु। बेंगलुरु में एक पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है बनासवाड़ी, और इस बनासवाड़ी पुलिस स्टेशन की हद में एक लोकेलिटी आती है जिसका नाम है कचरा कानाहल्ली या कचारा कानाहल्ली। साउथ के जगहों के जो नाम हैं वो हम नॉर्थ इंडियन लोगों के लिए थोड़े टिपिकल और टंग ट्विस्टर टाइप के होते हैं, तो इसको कचरा भी पढ़ सकते हैं और कचारा भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो एनीवे, तो हम कचरा कानाहल्ली ही पढ़ रहे हैं। तो कचरा कानाहल्ली में की ये बात है, उस पुलिस स्टेशन की हद में ये लोकेलिटी है, और वहाँ पर एक बुज़ुर्ग महिला जिनका नाम है मेरी लुकस, 68 साल उनकी उम्र है यानी 68 ईयर्स, वो वहाँ रहती थी और अपने घर में वो एक पेइंग गेस्ट का एकोमोडेशन रन करती थी। और पेइंग गेस्ट का ये एकोमोडेशन वो पिछले 25 सालों से रन कर रही थी। बड़ा खूबसूरत सा नाम भी था इसका, होमली होम इस एकोमोडेशन का नाम था, और कई सारे लड़के लड़कियां वहाँ रहा करते थे। और मेरी लुकस जो है वो मूल रूप से केरल की रहने वाली थी, लेकिन वो सेटल्ड थी बेंगलुरु में और वो यही बिजनेस करती थी। मेरी के 2 बेटे थे जो वेल सेटल्ड हैं, और मेरी लुकस को उस पूरी लोकेलिटी में, चूँकि 25 सालों से तो वो होम ही चला रही थी, मतलब पेइंग गेस्ट वाला होम, और उससे पहले से वहाँ रह रही थी। तो मेरी लुकस की जो पर्सनालिटी थी इस बिज़नेस को रन करने और मोहल्ले में आसपास के लोगों से बातचीत करने को लेकर, उनको एक स्ट्रॉन्ग वुमन के तौर पर उस एरिया के लोग जानते थे, देखते थे, और उनकी अच्छी इज्जत भी थी सोसाइटी में। लोग मानते थे कि हाँ, शी इज़ अ लेडी, आयरन लेडी टाइप का इमेज था। तो इनके 2 बेटे हैं, एक का नाम है जिजिन लुकस और दूसरे बेटे का नाम है स्टिनोज लुकस। तो जिजिन जो है वो बेंगलुरु में ही एक बीपीओ रन करते थे उस समय। अभी रन करते हैं या नहीं पता, लेकिन उस समय वो रन करते थे। 2014 की बात है, चलाते थे। और स्टिनोज लुकस जो है वो उन दिनों चेन्नई में नौकरी किया करते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दोनों बेटे वेल सेटल्ड थे। 29 अप्रैल को इस परिवार के साथ एक बहुत ही भयानक घटना हुई। हुआ ये कि दोपहर को तकरीबन 3 बजे के आसपास जो बेटा चेन्नई में रहकर नौकरी करता था, स्टिनोज लुकस, उसने अपनी माँ मेरी लुकस को फ़ोन किया। अक्सर ही फ़ोन करता था, रोज़ बातें होती थी। तो जब मेरी लुकस को फ़ोन किया तो कई बार मोबाइल फ़ोन की घंटी बजी, लेकिन मेरी का फ़ोन नहीं उठा। अब जो बेटा चेन्नई से फ़ोन लगा रहा था वो परेशान हुआ थोड़ा, क्योंकि माँ बहुत एक्टिव भी थी, फ़ोन उठाती थी, फ़ौरन रिस्पॉन्ड करती थी। ये अनयूजुअल था कि उनकी माँ फ़ोन ना उठाए। तो उसने फ़ौरन अपने भाई को, जो बेंगलुरु में माँ के साथ रहता था, जिजिन लुकस को फ़ोन किया और बोला कि देखो ना, माँ फ़ोन नहीं उठा रही है, ज़रा पता करो क्या बात है, मैं तो थक गया फ़ोन कर करके। जिजिन बोला कि ठीक है, रुको मैं पता करता हूँ। जिजिन अपने बीपीओ में था। उसने भी अपनी माँ को 2-3 बार कॉल किया, लेकिन इत्तेफाक से वो कॉल नहीं उठा, फ़ोन पिक नहीं हुआ। अब स्टिनोज के साथ साथ जिजिन भी परेशान हो गया, लेकिन चूंकि वो लोकल था तो उसने देर नहीं की। वो विदिन 10 मिनट्स वो अपने घर पहुंच गया, यानी कचारा कानाहल्ली में, जहां पर उनका फैमिली, उनका होम था, घर था, वहां पर वो पहुंच गया। आने के बाद जिजिन ने घर का जो मंजर देखा, जिजिन ने जो सीन देखा, उसे देखकर वो घबरा गया। घर के दरवाजे को तोड़े जाने, यानी उसमें फोर्स्ड एंट्री के निशान जो है वो मौजूद थे। लॉक को हो सकता है खोलने का या फोर्सफुली अंदर घुसने के निशान वहाँ मौजूद थे। अंदर घर का सारा सामान बिखरा हुआ था, और उसने देखा कि उसकी बुज़ुर्ग माँ फर्श पर पड़ी हुई है, और माँ के मुंह पर, नाक पर ब्राउन टेप चिपका हुआ है, और हाथ पांव भी ब्राउन टेप से बंधे हुए हैं। और माँ को देखकर ऐसा लगता था कि शायद उनकी जान जा चुकी है। ऑब्वियसली ये जो मंज़र है ये बड़ा अनयूजुअल सा था,
और ये इंडिकेट कर रहा था कि कोई घर में घुस आया है। मोस्ट प्रोबेबली रॉबर्स घुस आए हैं जिन्होंने उनकी बुजुर्ग माँ के साथ और घर में रखी चीज़ों को लूटपाट करने के लिए बुजुर्ग माँ की हत्या कर दी है, और हत्या करने के लिए भी टेप वगैरह चिपकाया है मुंह में, हो सकता है दम घुट गया हो। तो ये देखकर जिजिन जो है वो घबरा जाता है। वो आसपास के लोगों को शोर मचाकर बुलाता है, अपनी माँ के मुंह से नाक से टेप हटाता है, लेकिन तब तक उनका जिस्म जो है तकरीबन ठंडा पड़ चुका था। लेकिन फिर भी होपिंग अगेंस्ट होप वाली बात होती है कि हर इंसान को लगता है कि शायद मेरा जो किन है वो बच जाए। वो फ़ौरन अपनी माँ को उसी हाल में लेकर अस्पताल पहुंचता है, लेकिन डॉक्टर्स जो है उनको ब्रॉड डेड करार देते हैं, यानी ये बताते हैं कि मेरी लुकस की मौत पहले ही हो चुकी है। ये अपने आप में बहुत दहलाने वाली बहुत बड़ी वारदात थी, और फ़ौरन इस घटना के बारे में परिवार की ओर से और आसपास के लोगों की तरफ से लोकल पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, और जो बनासवाड़ी की पुलिस है वो मौके पर पहुंचती है। साथ ही पुलिस जो है वो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की टीम को भी लेकर आती है। वो बहुत बारीकी से पूरे सीन ऑफ क्राइम का मुआयना करते हैं, टूटे हुए दरवाजे के हिस्से को देखते हैं, घर में जो चीज़ें बिखरी हुई थी उसे देखते हैं, जो जो चीज़ें वैल्यूएबल्स ऑर्नामेंट्स वगैरह गायब हुए थे घर वालों से बातचीत करके उसकी एक लिस्ट बनाते हैं। जिन जगहों को ये रॉबर्स या किलर्स ने टच किया था, छुआ था, वहाँ से वो फिंगरप्रिंट लिफ्ट करते हैं, और इस तरह से ढेर सारे एविडेंस इस मामले में फॉरेंसिक टीम और लोकल बनासवाड़ी की पुलिस जो है वो कलेक्ट करती है, और उनको ये उम्मीद होता है कि बहुत जल्द ही वो इस केस को सॉल्व कर लेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली दिन, हफ्ते, महीने गुजरते जाते हैं, लेकिन बनासवाड़ी की पुलिस इस केस को सॉल्व नहीं कर पाती। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि न तो उनके घर में कोई सीसीटीवी कैमरा था, और न ही उस लोकेलिटी में या उस गली में या मोहल्ले में जहां वो रहती थी मेरी लुकस, वहाँ पर भी कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं था। ये भी अपने आप में एक अजीब सी बात थी, लेकिन हो सकता है कि आज से 10-12 साल पहले जो है, ऑब्वियसली विथ टाइम ही चीज़ें स्टेप बाय स्टेप डेवलपमेंट होती हैं। हो सकता है कि वो इलाका उस वक्त जो है इतना, मतलब लोगों को उतना रेलिवेंट नहीं लगता होगा, तो सीसीटीवी कैमरे वहाँ पर नहीं थे। ये एक वजह थी जिसके चलते पुलिस जो है किसी भी सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी, ढूंढ नहीं पा रही थी। एक और दिक्कत ये थी कि मेरी लुकस का जो मोबाइल फ़ोन था वो घर में ही था, मौके पर ही था। जो भी रॉबर्स थे उन्होंने फ़ोन को छुआ नहीं था या लेकर नहीं गए थे। अगर फ़ोन लेकर जाते तो शायद पकड़े भी जाते, क्योंकि फ़ोन की लोकेशन कई बार ट्रेस हो जाती है और जो रॉबर्स हैं, बदमाश हैं, वो पकड़े जाते हैं। तो फ़ोन भी लेकर नहीं गए थे। तो पुलिस जो है काफ़ी एफ़र्ट करती रही, लेकिन मेरी लुकस का जो मर्डर केस है वो सॉल्व नहीं हो रहा था। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी मूल रूप से केरल की रहने वाली थी, तो केरल में भी इस घटना को लेकर लोगों में बड़ा आउटरेज था, बड़ा गुस्सा था, और लोगों को लगता था कि हमारे स्टेट की एक लेडी जो बेंगलुरु में जाकर स्टैब्लिश हुई और उन्होंने अच्छा बिज़नेस किया, नाम भी कमाया, एक ऐसी लेडी के साथ इस तरह की ज़्यादती हुई। केरल के लोगों ने, जो केरल की सरकार है, वहाँ मुलाकात करके मंत्रियों से, मुख्यमंत्री से उन्होंने रिप्रेजेंटेशन देने की शुरुआत की कि इस केस को जल्दी से सॉल्व किया जाए। और केरल के जो मिनिस्टर्स हैं, इवन चीफ मिनिस्टर ओमान चांडी, वो कर्नाटक सरकार से बात कर रहे थे, और कर्नाटक सरकार के नेताओं को, मंत्रियों को ये कह रहे थे कि इस केस को जल्दी सॉल्व कीजिए। अब जब मंत्रियों को कहा जा रहा है तो मंत्री पुलिस ऑफिसर से कहते थे, और पुलिस ऑफिसर्स बड़े न्यूक्लियर लेवल पर बनासवाड़ी पुलिस से भी कहते थे। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या कमिश्नरेट उस समय बना था या नहीं, मुझे बेंगलुरु का नहीं पता, उस समय उन पर भी प्रेशर था कि भाई जल्दी केस सॉल्व कीजिए। तो कुल मिलाकर पुलिस पर दबाव बहुत था, और चारों तरफ से दबाव था, और इस केस को सॉल्व करने का कोई वे आउट पुलिस को उस समय नज़र नहीं आ रहा था। इनके पड़ोस में एक और सज्जन रहते हैं, मेरी लुकस के पड़ोस में, जिनका नाम है एलेक्स टक्सन। तो एलेक्स टक्सन जो है वो भी मेरे ख्याल से केरल के हैं, और उनकी वहाँ केरल का जो पॉलिटिकल ब्रास है उसमें अच्छी खासी पकड़ थी। यहाँ तक कि वो ओमान चांडी के भी कनेक्शन में थे, जो केरल के दी दिन चीफ मिनिस्टर हैं, मतलब उस समय थे केरल के मुख्यमंत्री। तो ओमान चांडी भी कर्नाटक सरकार को फ़ोन कर रहे थे कि इस केस को सॉल्व कीजिए। और पुलिस वालों की हालत ये थी कि वो चाहकर भी इस केस को बहुत कोशिश करके भी सॉल्व नहीं कर पा रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने फिंगरप्रिंट वगैरह भी लिफ्ट कर लिया था, लेकिन
बेंगलुरु पुलिस के पास जो डेटा बैंक था उसमें से किसी भी बदमाश के साथ ये फिंगरप्रिंट मैच भी नहीं कर रहे थे। तो ये भी एक चुनौती थी पुलिस के लिए। अब पुलिस के सामने दो रास्ते थे इतने प्रेशर के बाद, कई महीने गुजर जाने के बाद, कि या तो इस केस को में क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल कर दिया जाए, यानी कोर्ट को बता दिया जाए कि हमने हाथ खड़े कर दिए, अब हमसे ये केस सॉल्व नहीं हो पाएगा, हमने पूरी कोशिश कर ली लेकिन हमें कोई क्लू नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा, या तो इस केस को जो है वो क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया जाए, सीआईडी के हवाले कर दिया जाए। तो ऐसा भी एक ऑप्शन था जिसके बारे में बेंगलुरु की पुलिस विचार कर रही थी कि भाई क्लोज़र रिपोर्ट लगा दिया जाए या सीआईडी के हवाले कर दिया जाए। ये सोच उस समय चल रही थी और एक लास्ट चांस लेने के लिए दो बड़े अच्छे पुलिस ऑफिसर्स को इस मामले की जांच की जिम्मेदारी बेंगलुरु के तत्कालीन बड़े पुलिस ऑफिसर्स ने दी। ये दो पुलिस इंस्पेक्टर हैं जिनका नाम है राममूर्ति और एक का नाम है मिर्ज़ा अली रज़ाक। तो इन दोनों को जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं उन्होंने बुलाया और कहा कि भाई ये केस है और इस केस में कोई क्लू, कोई लीड नहीं है, इस केस को सॉल्व करना का चैलेंज है, करोगे? दोनों ने कहा हाँ साहब करेंगे। तो खैर जांच की जिम्मेदारी दे दी गई और पुलिस ऑफिसर्स, किसी को भी अगर पूछा जाए तो वो जाहिर सी बात है वो हाँ ही बोलेगा, ये तो कहेगा नहीं कि मैं सॉल्व नहीं करूँगा। तो उन्होंने कहा कि चलो नए सिरे से कोशिश करते हैं। इन्होंने अपने लेवल पर जो है बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि उस एरिया में, बेंगलुरु में उन दिनों इस तरह की कई और भी घटनाएं हुई थी। और भी घटनाएं मतलब जो होम अलोन मर्डर या क्राइम होता है उस तरह की घटनाएं बहुत हुई थी। ऐसे लोग जो घर में अकेले रहते हैं, बुजुर्ग है या कोई अकेली महिला है, उनके घर में घुसकर लूटपाट करना, हत्या कर देना, इस तरह की कई घटनाएं उस समय और भी बेंगलुरु में हुई थी। तो ये जो पुलिस के दो ऑफिसर्स थे उन्होंने इस तरह की दूसरी घटनाओं के बारे में डेटा कलेक्ट करना शुरू किया और ये पता करने की कोशिश शुरू की कि क्या उन घटनाओं में जो लोग इन्वॉल्व हैं, क्या उनका मेरी लुकस के मर्डर से कोई लेना देना है। पुलिस ये पता कर रही थी, लेकिन एक के बाद एक कई सारी घटनाओं को एक्सप्लोर करने, उनके गुनहगारों के बारे में पता करने के बावजूद मेरी लुकस वाले मर्डर केस का कोई वे आउट पुलिस को पता नहीं चल रहा था। इस सिलसिले में पुलिस ने जो बेंगलुरु की जेल है उस जेल की दूरी भी कई बार नापी और जेल में इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले जो बदमाश और गैंगस्टर्स हैं, जो रॉबर्स हैं, उनसे जाकर पुलिस ने पूछताछ की, ताकि उनसे पूछताछ करने पर अगर उनके जान पहचान के किसी गैंग ने या जेल में ही बंद किसी और बदमाश ने इस केस को, इस घटना को अंजाम दिया हो तो उसको पकड़ा जाए। लेकिन ये एफर्ट या ये कोशिश भी पुलिस के ऑफिसर्स की नाकाम रह गई। लेकिन इसके बाद अप्रैल में ये घटना हुई थी 2014 में और 2015 फरवरी में इस मामले में एक इत्तेफाकन यानी कोइंसिडेंस वाइज पुलिस को एक लीड मिली। हुआ ये कि 10 फरवरी 2015, 10th of February 2015 बेंगलुरु में ही एक और पुलिस स्टेशन है जिसका नाम है वर्थुर। तो इस वर्थुर पुलिस स्टेशन की हद में एग्जैक्टली इसी तरह की एक घटना, आइडेंटिकल एक इंसिडेंट हुआ। ये जो घटना हुई ये 65 साल की एक महिला के कत्ल की घटना थी जो एक होम मेकर थी, गृहिणी थी, और 65 साल की मंजुला अम्मा की हत्या करके उसके घर से जो रॉबर्स हैं वो कीमती चीज़ें लूटपाट करके ले गए थे। उसमें सोने की ज्वेलरी और रुपए पैसे, दूसरे बिलोंगिंग्स, ये सारी चीज़ें थी जिसकी कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए थी। और इत्तेफाक से वो जो घटना हुई थी उस घटना में जो रॉबर्स थे उन्होंने भी ठीक मेरी लुकस मर्डर केस की तरह मंजुलम्मा की जो हत्या की थी उसके मुंह और नाक पर टेप चिपका कर और हाथ पांव को टेप से टाइड अप करके बांध कर इस घटना को अंजाम दिया था, जो काफ़ी सिमिलर था मेरी लुकस वाले केस से। और मंजुलम्मा का केस काफ़ी सिमिलर था मोडस ऑपरेंडी की अगर बात करें तो। लेकिन उस केस में एक डिफरेंस था। वो डिफरेंस क्या था कि वो जो मंजुलम्मा वाला इंसिडेंट हुआ, हालांकि वो इंसिडेंट रिसेंट हुआ, उस केस में इसलिए बोल रहा हूँ कि कचारा काना हल्ली से दूर है, तो उस सेंस में उस बोल रहा हूँ। तो खैर ये जो मंजुला अम्मा वाला केस था, ये केस इस मायने में डिफरेंट था कि मोबाइल फ़ोन मंजुला अम्मा का ये रॉबर्स जो है वो लेकर भाग गए थे और पुलिस जो है उस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। और कुछ ही दिनों में पुलिस ने उस गैंग को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली जिस गैंग ने मंजुला अम्मा का मर्डर किया था।
और घर से तकरीबन 10 लाख रुपए की कीमती चीज़ें लूटकर फरार हो गए थे। मोबाइल फ़ोन की लोकेशन के ज़रिए पुलिस ने उन बदमाशों को पकड़ा। अब उस गैंग में तकरीबन 5 से 6 बदमाश इस केस को जिन्होंने अंजाम दिया था उनको पुलिस ने पकड़ लिया, वरथुर पुलिस ने। अब जो मेरी लुकस के मर्डर केस की जांच कर रहे थे दोनों ऑफिसर राम मूर्ति और मिर्ज़ा अली रज़ाक, इन्होंने ये तय किया कि वो वरथुर पुलिस से कांटेक्ट करके उन बदमाशों से जाकर एक बार मिलेंगे और उनको इंटरोगेट करेंगे कि मेरी लुकस वाले मर्डर केस के बारे में वो कुछ जानते हैं या नहीं। पुलिस पहुंची और जो भी 5-6 बदमाश पकड़े गए थे उन सारे बदमाशों से पुलिस ने अलग अलग पूछताछ की। पहले तो एक साथ भी पूछा और उसके बाद जैसा कि आप लोगों से मैं कई बार बता चुका हूं कि पुलिस वाले अलग अलग लोगों से, एक ही गैंग के या एक ही ग्रुप के अलग अलग लोगों से अलग अलग सवाल जवाब करते हैं, क्योंकि अगर कोई झूठ बोल रहा होता है तो एक की कहानी दूसरे की कहानी से थोड़ी अलग होती है। ऐसे में पुलिस को जो है सच्चाई उगलवाने में थोड़ी मदद मिल जाती है। तो पुलिस ने ये जो 5-6 बदमाश पकड़े गए थे वरथुर पुलिस स्टेशन में, उन सारे बदमाशों से अलग अलग जाकर पूछताछ की रज़ाक ने, मिर्ज़ा अली रज़ाक ने, और इनकी अपनी पुलिस टीम थी। तो इन लोगों ने जो पूछताछ की, सारे लोगों ने अलग अलग पूछताछ में भी ये कहा कि वो मेरी लुकस के मर्डर केस के बारे में नहीं जानते हैं और उन्होंने मेरी लुकस के कत्ल की घटना को अंजाम नहीं दिया है। लेकिन एक बात इस पूछताछ में अनोखी या यूनिक सामने आई, जो ये थी कि इस घटना को जिन लोगों ने अंजाम दिया था, मंजुला अम्मा की घटना को जिन लोगों ने अंजाम दिया था, उनमें एक लड़का था जिसका नाम था प्रभु। तो पुलिस ने पूछा कि अच्छा, मंजुला अम्मा की जो हत्या हुई, इस हत्या में जो ब्राउन टेप का इस्तेमाल हुआ मुंह पे और हाथ पैर में जो टेप चिपकाए तुम लोगों ने, ये आइडिया किसका था? तो जितने क्रिमिनल थे जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही थी, उन सारे लोगों ने कहा कि ये आइडिया तो प्रभु का था, क्योंकि प्रभु ऐसा बता रहा था कि इस तरह से अगर टेप चिपका दिया जाए मुंह पे और नाक पे तो जो भी विक्टिम होता है वो फिर शोर मचाने के काबिल नहीं रहता, क्योंकि उसका नाक और मुंह दोनों बंद है। मतलब शोर न मचे इसके लिए तो मुंह बंद करना ही काफ़ी है, नाक की भी ज़रूरत नहीं है। तो नाक मुंह बंद कर देना और हाथ पांव बांध देने से आदमी बिल्कुल एक तरह से बिल्कुल लाचार हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता। तो ये आइडिया प्रभु का था। सारे लोगों ने प्रभु का नाम लिया। मैंने बताया ना कि अलग अलग पूछताछ हुई, सारे लोगों ने प्रभु का नाम लिया। अब प्रभु भी पकड़ा गया था, तो पुलिस ने अब प्रभु को अलग किया और उससे अलग से सख्ती से पूछताछ की। लेकिन बार बार पूछताछ करने पर भी उसने कहा कि नहीं, उसे मेरी लुकस के मर्डर केस के बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पुलिस को प्रभु पर शक हो रहा था, तो पुलिस ने प्रभु के फिंगरप्रिंट कलेक्ट किए। और जब प्रभु के फिंगरप्रिंट कलेक्ट किए और उसे अपने डेटा बैंक में ये जो मेरी लुकस वाली घटना हुई थी उसका जो फिंगरप्रिंट लिफ्ट हुआ था, उससे जब पुलिस ने मिलाया तो वो मैच कर गया। यानी ये एविडेंट था, इस बात का सबूत था कि मेरी लुकस के सीन ऑफ क्राइम में, प्लेस ऑफ ऑकरेंस में प्रभु नाम का ये बदमाश भी मौजूद था, जो पुलिस को झूठ बोल रहा था कि वो मेरी लुकस मर्डर केस के बारे में नहीं जानता है। अब जब पुलिस को वो साइंटिफिक एविडेंस मिल गए तो फिर पुलिस ने प्रभु के साथ सख्ती की और उसको कायदे से तोड़ा, जिसको हम कहते हैं सस्टेन्ड इंटरोगेशन। और जब उसके साथ सख्ती की तो उसने ये कहा कि मंजुला अम्मा के मर्डर केस में जो 5-6 लोग और पकड़े गए थे प्रभु के अलावा, उसने कहा कि इन सारे लोगों का मेरी लुकस के मर्डर केस से कोई लेना देना नहीं है। उस घटना को मैंने एक और गैंग के साथ मिलकर अंजाम दिया था, जिस गैंग के जो बदमाश हैं, जो मेंबर हैं, वो सारे तमिलनाडु के रहने वाले हैं। तो पुलिस ने पूछा वो कौन लोग हैं, अभी कहाँ हैं? तो प्रभु ने ये बताया कि उनमें एक का नाम है विजी, जिसके साथ मिलकर मैंने इस इंसिडेंट को प्लान किया था, और विजी के साथ एक और लड़का था थंगाराजू। हम 3 लोगों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। तो पुलिस ने अब प्रभु की निशानदेही पर, प्रभु के बताने पर विजी और थंगाराजू इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। अब ये पता किया गया कि भाई इस घटना में जो मेरी लुकस को इन्होंने टारगेट किया, इन्होंने क्यों टारगेट किया, कैसे इन्होंने रेकी की, क्या इनके दिमाग में था कि मेरी लुकस की हत्या करके घर में लूटपाट करनी चाहिए। तो विजी के बारे में जब उसका बैकग्राउंड पता किया गया तो पता चला कि वो एक कबाड़ी है और वो घरों में जाकर पुराने पेपर्स वगैरह कलेक्ट किया करता है। विजी से पूछताछ हुई तो उसने बताया कि हाँ, वो मेरी लुकस के घर में गया था और एक बार पुराने पेपर्स और तमाम जो भी कबाड़ की चीज़ें होती हैं उसने वहाँ से वो कलेक्ट किया था, कचरा काना हल्ली वाले मकान से।
उस समय उसने देखा था कि मेरी लुकस के शरीर पर बहुत सारी सोने की ज्वेलरी है, वो पहने हुई थी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरी लुकस की पर्सनालिटी जो है वो एक दबंग या स्ट्रांग वुमन की थी, तो वो बिंदास रहती होंगी, तो उन्होंने ढेर सारी ज्वेलरी पहनी हुई थी। और विजी को उसी समय मेरी लुकस को देखकर ये आइडिया आया कि क्यों ना मेरी लुकस के साथ रॉबरी की जाए, इस घटना को अंजाम दिया जाए। फिर उसने थंगाराजू और प्रभु, जो कि अभी पकड़ा गया था, इसके साथ मिलकर उस रॉबरी को प्लान किया था। और प्रभु को ये ब्राउन टेप वाला आइडिया पता था। अब ये आइडिया उसने कहीं किसी सीरियल को देखकर लिफ्ट किया या अपने दिमाग से उसने ये आइडिया कंसीव किया या कहीं पढ़ा किसी किताब में, ये नहीं पता। लेकिन प्रभु जो है वो टेप वाला क्रिमिनल था, मतलब वो ब्राउन टेप के साथ जो है वो अपने शिकार को टारगेट किया करता था। प्रभु, विजी और थंगाराजू ने मिलकर उस दिन दोपहर को मेरी लुकस के घर में धावा बोला और ज़बरदस्ती घर में घुस गए किसी भी बहाने से। मेरी लुकस ने रेसिस्ट करने की कोशिश की, लेकिन इन तीनों ने मिलकर टेप से उनका हाथ, मुंह, नाक सब बंद कर दिया और घर में लूटपाट करके चले गए। फिंगरप्रिंट का एक एविडेंस तो खैर था ही, इसके अलावा इन लोगों की निशानदेही पर अप्रैल 2014 में वो इंसिडेंट हुआ था और फरवरी 2015 में जब इन लोगों को पुलिस ने पकड़ा तो इनकी निशानदेही पर पुलिस को उस ज्वेलरी शॉप का भी पता चला जिस ज्वेलरी शॉप में उन लोगों ने मेरी लुकस के ऑर्नामेंट्स यानी जेवर बेचे थे। पुलिस की एक टीम उस ज्वेलरी शॉप पर भी पहुंची और वहां से उन्होंने वो जेवर, वो गहने रिकवर कर लिए जो मेरी लुकस से लूट कर इन लोगों ने उस ज्वेलरी शॉप में बेचे थे। ये भी एक इस बात का प्रमाण था कि पुलिस ने बिल्कुल सही गैंग को पकड़ा जिनकी निशानदेही पर ज्वेलर के पास से मेरी लुकस की ज्वेलरी बरामद की गई। फिंगरप्रिंट वाला एविडेंस अपनी जगह था ही। तो इस तरह से पुलिस ने कई महीनों के लंबे इंतज़ार के बाद इस केस को सॉल्व किया, लेकिन जब केस सॉल्व किया पुलिस ने तो बहुत कंक्रीट तरीके से पुलिस ने इस केस को सुलझाया। और इस तरह से एक ऐसा मर्डर केस जिसमें पुलिस के पास कोई लीड, कोई वे आउट, कुछ भी नहीं था, सीसीटीवी फुटेज नहीं, कोई टेक्निकल सर्विलांस के लिए मोबाइल फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, लेकिन इसके बावजूद पुलिस उस केस को सुलझाने में कामयाब हुई, जो बेंगलुरु पुलिस के लिए एक चैलेंजिंग टास्क था और अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि इस केस को सुलझाने के बाद बेंगलुरु पुलिस के लिए रही। तो ये थी पूरी कहानी, ये था पूरा घटनाक्रम। इस घटनाक्रम पर आप क्या सोचते हैं, आपका नज़रिया क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी वो कुछ ऐसी थी कि मुंबई के पास एक सबब इलाके में एक लड़की की हत्या हुई थी और वो लड़की जो है जिस्म फरोशी के धंधे से जुड़ी थी और उस केस को पुलिस ने एक ऑटो रिक्शा में लहराते उसके दुपट्टे के सहारे सुलझाया था। कैसे वो केस पुलिस ने क्रैक किया, कैसे एक पिंक कलर का हवा में लहराता दुपट्टा किसी मर्डर केस को सुलझाने की वजह बन सकता है। अगर आप ये जानना सुनना चाहते हैं तो क्राइम तक के प्लेलिस्ट में जाकर सुप्रतिम से सुनिए में आप उस कहानी को सुन सकते हैं। उस स्टोरी पर जिन लोगों ने कमेंट्स किया, आइए कुछ लोगों के कमेंट पढ़ते हैं। जगदीश चांडेगड़ा जी ने कमेंट किया है और इन्होंने कहा है कि सर आपकी कहानी सुनाने का अंदाज बहुत अच्छा है और मनुष्य का अंतकरण दोष गुणों से भरा हुआ है, इसलिए क्राइम में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इन्होंने एक जनरल कमेंट भी किया है किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए कि वहाँ के लोग ज़्यादा क्राइम करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जिस स्टेट की बात कर रहे हैं वो स्टेट अपने आप में बहुत बड़ा है, तो इसलिए एक ओपिनियन ऐसा है। और बाकी अपराधी तो हर जगह होते हैं। हो सकता है कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई परेशानी हो या पुलिस की कमी हो, मैं ये मान सकता हूँ, लेकिन किसी पर्टिकुलर स्टेट के लोग क्राइम ज़्यादा करते हैं और किसी पर्टिकुलर स्टेट के लोग क्राइम कम करते हैं, ऐसा मान पाना थोड़ा मुश्किल है। AK समथिंग के नाम से एक आईडी है AKSRPR, बहुत ही मामूली बात को लेकर हत्या हुई जो बहुत ही अफसोसनाक है, इन्होंने कहा है। जय सोनी ने कमेंट किया है और इन्होंने कहा है कि सर आज मैं चौथी बार कमेंट कर रहा हूँ, आप बहुत अच्छा नरेशन करते हो और आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, कहानी सुनने में मज़ा आता है। थैंक यू वेरी मच जय सोनी जी, बहुत धन्यवाद आपका। नितिन जैन ने भी कमेंट किया और उन्होंने कमेंट में एक वर्ड लिखा है, बकवास। शहजाद अहमद ने कमेंट किया है और उन्होंने कुछ इमोजी भेजी है, वो इमोजी भी जो है वो थम्स अप का नहीं बल्कि थम्स डाउन का है। आवाज़ को लेकर उन्होंने कहा है कि आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं है, थम्स डाउन। एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंटिंग नितिन जैन जी और शहजाद अहमद जी, दोनों का बहुत धन्यवाद। इत्तेफाक से बताऊं, बड़ी खूबसूरत बात,
नितिन जैन के नाम से मेरे एक बड़े करीबी और बड़े अनन्य मित्र भी हैं, और शहजाद अहमद के नाम से भी मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं। तो दोनों दोस्तों के नाम से ये आईडी है, और इन दोनों ने ही जो है वो नेगेटिव कमेंट किया। हालांकि इसका मुझे कोई गिला नहीं है, मैं परफेक्ट नहीं हूँ, हो सकता है कुछ कमी रही हो तो आप लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया हूँ, लेकिन कोशिश करता रहूँगा। अनिल शाक्य जी ने भी कमेंट किया है, बहुत बहुत स्वागत आपका, उन्होंने कॉम्प्लीमेंट दिया है। श्वेता यादव का कमेंट है, और सर आपके द्वारा सुनाई गई सभी स्टोरीज़ पुलिस सॉल्व कर लेती है, बट मेरे नॉलेज में इन्होंने लिखा है कि आज तक ऐसे मेरे आसपास ऐसे बहुत सारे केस हैं जो आज तक सॉल्व नहीं हुई, तो ऐसा लगता है कि वो लोग काफ़ी किस्मत वाले होते हैं जिनके जाने के बाद उनका केस दुनिया वालों के सामने आ जाता है। देखिए, वो तो क्या किस्मत वाले होंगे, वो जब चले ही जाते हैं, उनकी अगर हत्या हो जाती है तो उनके गुनहगार पकड़े भी जाते हैं, तो भी मैं उनको मतलब किस्मत वाले तो नहीं कह सकते। लेकिन मैं चूँकि क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी सुनाता हूँ, तो अक्सर मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कोई ऐसी स्टोरी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ जिसको पुलिस ने सॉल्व किया होता है। अनसॉल्व केसेस ऐसे बहुत हैं, कुछ एक केसेस तो आपको पता ही है, जैसे सबसे बड़ा नाम तो आरुषि मर्डर केस का ही है, और इसके अलावा जिस तरह से निठारी वाले मामले में दोनों जो एक्यूज्ड थे वो बरी हो गए, तो अब वो भी केस एक तरह से फिर से अनसॉल्व हो गया। तो बड़े बड़े अनसॉल्व केसेस भी हैं, लेकिन अनसॉल्व केसेस मर्डर के बहुत हैं ऐसा नहीं है, मतलब जितने अनसॉल्व होंगे उससे कई गुना ज़्यादा केसेस सॉल्व होंगे, क्योंकि पुलिस जो है वो मर्डर के केसेस को बहुत सिंसियरली इन्वेस्टिगेट करती है। ऐसा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है एक क्राइम जर्नलिस्ट के तौर पर। बाकी हाँ, कुछ केसेस सॉल्व नहीं भी होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। सफारी के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि कब सीखोगे कहानी सुनाना, फालतू बात बोलते हो फिर उसका फालतू एक्सप्लेनेशन भी देते हो। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर कमेंटिंग। नवारा किमले ने भी कमेंट किया है, गुड आफ्टरनून, सो सैड न्यूज़ इन्होंने लिखा है, और ये हांगकांग से हमें देखती हैं। प्रदीप कुमार जी ने कमेंट किया है, और लवली के नाम से एक आईडी है, उन्होंने भी अपनी राय रखी है, अपनी बात कही है। इसके अलावा सुमिता महतो दास ने कमेंट किया है, उन्होंने कहा है कि एज अ सोशल वर्कर वो कोलकाता में रेड लाइट एरिया में बहुत बार जा चुकी हैं, जाती हैं, और समाज में औरतों की कोई जगह नहीं, उन्होंने लिखा है। बट बिलीव मी यू मी, अगर ये लोग नहीं होते तो औरतों के ऊपर होने वाला क्राइम का क्या इंक्रीज़ होता। ओके, इनका ये कहना है कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनका भी समाज में रोल है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो शायद समाज में आपराधिक घटनाएं और ज़्यादा होती। और इसके अलावा मोहम्मद इमरान ने भी कमेंट किया है, और इन्होंने कहा है कि आज मेरे मेरे भांजे अर्श का बर्थडे है छपरा बिहार से। तो ऐसे बर्थडे तो शमसर विश करते हैं आप लोगों को, और उनकी ज़ुबान से, उनके मुंह से शुभकामनाएं या विश सुनना जो है ऑब्वियसली आप लोगों के लिए और हम सबके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है। मैं तो इस तरह की मेरी कोई परिपाटी नहीं है, लेकिन चूंकि आपने कहा है और आपने बताया है तो ऑब्वियसली विश करना तो बनता ही है। ऑल्दो हम 2 दिन डिले हो चुके हैं, बट बिलेटेड हैप्पी बर्थडे टू लिटिल बॉय अर्श, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इसके अलावा माधवी वानी ने कमेंट किया है, बहुत स्वागत आपका। और पीके चंद्रा जी ने भी कमेंट किया, सारंग चौहान ने कमेंट किया है, राजवीर AIN मैनिया समथिंग के नाम से एक आईडी है। एनीवे, बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है, सारे लोगों के नाम और कमेंट्स एक दिन में एक साथ तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा। आज जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया था, उस कहानी में आप लोगों की राय क्या है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।